हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की वीडियो लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, तो देखिए जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी एक शॉर्ट समरी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जब हम उसको पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम वेरियस सिस्टम्स को एनालाइज करते हैं कि उनके ऊपर क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं, और उन सिस्टम के ऊपर जब फोर्सेज लगेंगे तो उनके अंदर किस तरीके का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो कैसे बिहेव करेंगे। इन सब चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर। तो उसके अंदर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बॉडीज़ का या सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अब ये सिस्टम क्या चीज़ होती है? सिस्टम का मतलब होता है या तो एक बॉडी या फिर एक कलेक्शन ऑफ बॉडीज़। जिस भी चीज़ को आप स्टडी कर रहे होते हो उसको हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टम का मतलब है जिस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आप ये डिफाइन करते हो कि आप किस चीज़ को स्टडी करने वाले हो। आप एक बॉडी को आइसोलेशन में स्टडी करोगे या फिर एक कलेक्शन ऑफ बॉडीज़ को एक साथ स्टडी करोगे। तो आप एक सिस्टम को डिफाइन कर देते हो, ये आपकी डिफाइन की हुई एक बाउंड्री है। तो आप सिस्टम को डिफाइन करते हो, सिस्टम के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को आप इंडिकेट करते हो। तो जो आपको डायग्राम मिलता है वो डायग्राम कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक ब्लॉक या फिर एक सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स चुन लेते हो, और फिर आप उसके ऊपर सारे के सारे लगने वाले फोर्सेस को इंडिकेट करते हो, और जो आपको डायग्राम मिलता है वो कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम। इसकी क्या रिलेवेंस है? अगर आपको एक ब्लॉक या फिर एक कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स के मोशन को एनालाइज करना है तो आपको उनके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को तो एनालाइज करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको एक बेसिक समरी मिल गई है। तो अब हम ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको और ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि फ्री बॉडी डायग्राम की रिलेवेंस क्या है और वो बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, टू एनालाइज फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम एंड टू एनालाइज द अफेक्ट ऑफ दोज फोर्सेज ऑन द सिस्टम वी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम्स। सही बात है ना? एक सिस्टम के ऊपर लगने वाले फोर्सेस और उनके ऊपर क्या उन सिस्टम के ऊपर उन फोर्सेस का क्या अफेक्ट आएगा, इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इन फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट वी चूज अ सिस्टम एंड देन वी ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये वही बात है जो मैंने आपको भी बताई थी। आप एक सिस्टम चूज करते हैं। सिस्टम का मतलब क्या है? एक बॉडी या फिर एक कलेक्शन ऑफ बॉडीज। जिस भी चीज़ को आप एनालाइज करना चाहते हो, जिसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को आप एनालाइज करना चाहते हो, उसको हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त केवल उन्हीं फोर्सेस को इंडिकेट करते हो जो कि आपके सिस्टम के ऊपर लग रहे हैं। आप उन फोर्सेस को इंक्लूड नहीं करते जो कि आपका सिस्टम दूसरी बॉडीज के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, तो यही मैंने पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है। इन एफ बी डीज वी डू नॉट शो द फोर्सेज विच आर चूजन सिस्टम इज अप्लाइंग ऑन अदर बॉडीज एंड सिस्टम्स। ठीक है, तो हम केवल उन फोर्सेस को इंडिकेट करते हैं जो कि हमारे सिस्टम के ऊपर लग रहे हैं। जो फोर्सेस हमारे सिस्टम के ऊपर लगेंगे उन्हीं फोर्सेस के कारण ही तो हमारे सिस्टम के अंदर कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उन्हीं के कारण हमारे सिस्टम में कुछ मोशन आएगा। इसलिए हम केवल उन्हीं फोर्सेस को इंडिकेट करते हैं जो हमारे सिस्टम के ऊपर लग रहे होते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है, पर मुझे पता है कि पूरी तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग एफबीडी की इन डेफिनेशन से समझ में नहीं आती है, तो हम अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, अच्छे एग्जांपल्स। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ये ब्लॉक है जो कि ग्राउंड पर रखा हुआ है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है। हमको इसका ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हम सिस्टम किसको कंसिडर कर रहे हैं। सिस्टम है एम मास का ब्लॉक, ये हमारा सिस्टम है। अब हम क्या करेंगे? हमने सिस्टम को डिफाइन कर दिया, अब हम इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को इंडिकेट करेंगे। तो ये एम मास को हम आइसोलेशन में ले लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त। जिस भी बॉडी या सिस्टम का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है उसको आप आइसोलेशन में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको आइसोलेशन में ले लिया। हमको पता है एक तो ग्राउंड के कारण इसके ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट आएगा, तो एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट हम इंडिकेट कर देंगे। प्लस इसके ऊपर अर्थ के कारण एक ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हम इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिकेट कर देंगे। और ये हमारे पास में बन गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। हो गया, कितना सिंपल है। ठीक है, तो ये हमने जितने भी फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर लग रहे थे उनको इंडिकेट कर दिया, और इस तरीके का दिखने वाला जो डायग्राम होता है उसको हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएंगे। ये सेकंड एग्जांपल है। यहां पर अब आप M1 को अकेले में सिस्टम मान सकते हैं, आप M2 को अकेले में सिस्टम मान सकते हैं, आप M1 और M2 को मिला करके भी सिस्टम मान सकते हैं। ये आपकी इच्छा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? पहले हम M1 को सिस्टम मानते हैं, फिर हम M2 को सिस्टम मानेंगे। ठीक है, तो पहला हम मान रहे हैं M1 को सिस्टम। अगर आप M1 को सिस्टम मानते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम M1 का कैसा बनेगा? तो देखो M1 के ऊपर क्या क्या फोर्सेज आ रहे होंगे। तो M1 के ऊपर एक तो ग्राउंड से आ रहा होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट,
ठीक है, लेट्स से ये N1 है नॉर्मल कॉन्टैक्ट, एक आ रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1G ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा होगा, एक लेफ्ट डायरेक्शन से F फोर्स तो लग ही रहा है जो हमको दिख रहा है, एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट दूसरे वाले ब्लॉक के कारण भी आ रहा होगा M1 के ऊपर, तो इसको हम इंडिकेट कर देते हैं N2 से। तो ये हमने M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। यहाँ पर N2 क्या है, M2 के कारण M1 पर आने वाला नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये है हमारे पास में N2। ठीक है, तो ये हो गया M1 का फ्री बॉडी डायग्राम। अब अगर सिमिलरली हम लोग M2 को सिस्टम कंसिडर करें, अगर हम M2 को सिस्टम कंसिडर करते हैं तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए M2 को हम आइसोलेशन में ले लेंगे, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक तो डाउनवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, लेट्स से यहाँ पे N3 लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा M2G, प्लस अगर M2 ने M1 के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में N2 लगाया है फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, तो उसका रिएक्शन भी आएगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन, तो ये आ जाएगा N2 जो कि M2 के ऊपर लग रहा होगा। तो ये हमारे पास में फ्री बॉडी डायग्राम आ गया M2 का। इसके अंदर आप ये भी कर सकते हो कि आप M1 और M2 को मिला करके सिस्टम मान लो, सिस्टम आप M1 प्लस M2 को मिला करके मान लो। अगर आप दोनों को मिला करके सिस्टम मानोगे तो अब इनके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, अब देखो M1 प्लस M2 को हम अगर मिला करके सिस्टम मान लेते हैं तो इनके ऊपर एक तो आ रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय G, और लेफ्ट डायरेक्शन से आ रहा होगा F। ये बनेगा M1 और M2 को मिला करके बनने वाला फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये N2 फोर्स हमने इन दोनों के बीच में बनाया था M1 और M2 के बीच में, ये वाले N2 फोर्स को जब हम M1 और M2 का एक कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला फोर्स तो कट ही जाएगा। M1 के ऊपर ये लग रहा था लेफ्ट में, M2 के ऊपर ये लग रहा था राइट में, तो ये एक इंटरनल फोर्स बन जाएगा और ये कट ही जाएगा, है ना। जब आप इन दोनों को मिला करके सिस्टम मानेंगे तो N2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए N2 यहाँ पे शो नहीं होगा। तो ये हमारे पास में M1 प्लस M2 का मिला करके फ्री बॉडी डायग्राम आ गया। ठीक है, ये भी हो गया। और एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है। ठीक है, तो T1 लग रही होगी इस तरफ, T2 लग रही होगी इस तरफ, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। ये बन गया हमारे पास में इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक ये आदमी है जो कि इस रस्सी से लटका हुआ है और इस रस्सी के लोअर एंड पर एक ये ब्लॉक है। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम आदमी का और ब्लॉक का अलग अलग। ठीक है, तो देखिए अगर आप सिस्टम आदमी को मानते हैं तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा आएगा, पहले हम ये देख लेते हैं। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है और मैंने अक्सर ये देखा है कि स्टूडेंट्स इस केस में गलत फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत मज़ेदार एक बात बताने वाला हूँ, इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहली बात तो हम लेट से मान लेते हैं कि आदमी का मास जो है वो कैपिटल M है, तो उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा mg। ये तो एक फोर्स तो हमने इंडिकेट कर ही दिया आदमी के ऊपर। अब आप ये सोचो कि अगर आदमी और ये रस्सी, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग और आदमी के हाथ, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या आदमी वहाँ पे टिक पाएगा जहाँ पे वो लटका हुआ है, क्या आदमी यहाँ पे टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा। आदमी इस जगह पे नहीं टिक पाएगा अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो। यानी कि आदमी इस जगह पे जो रुका हुआ है रस्सी के ऊपर, ये किसके कारण रुका हुआ है, टेंशन के कारण या फ्रिक्शन के कारण। आदमी इस जगह पे फ्रिक्शन के कारण रुका हुआ है, टेंशन के कारण नहीं रुका हुआ है। ठीक है, तो आदमी के ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो है फ्रिक्शन, ना कि टेंशन। ये एक ऐसी बात है स्टूडेंट्स जो कि मैंने देखा है कि इन जनरल ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। वो आदमी के ऊपर टेंशन लगा देते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी टेंशन, अपवर्ड डायरेक्शन में भी टेंशन, जबकि टेंशन नहीं आएगी, फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, आदमी जो वहाँ पे रुका हुआ है वो फ्रिक्शन के कारण रुका हुआ है। अगर स्ट्रिंग और आदमी के हाथ दोनों फ्रिक्शनलेस होते तो आदमी फिसल जाता, वहाँ पे टिक ही नहीं पाता। तो ये फ्रिक्शन आएगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये तो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया आदमी का। दूसरा, अब हम यहाँ पे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब हम सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं ब्लॉक को, तो अगर आप ब्लॉक को कंसीडर करें तो डाउन अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी टेंशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा mg। मान लेते हैं यहाँ पे जो टेंशन है ये T1 है, तो ये वाली टेंशन T1 हो जाएगी, और आदमी के ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है वहाँ पे टेंशन T2 है। यहाँ पे देखो मैंने टेंशन नीचे और ऊपर अलग अलग ली है क्योंकि ये अलग होगी, मैं अभी आपको प्रूव करूंगा कि अलग क्यों होगी। ठीक है, तो ब्लॉक के ऊपर तो लग रही होगी टेंशन T1 अपवर्ड डायरेक्शन में और mg लग रहा होगा नीचे। ये हो गया हमारा ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। स्ट्रिंग के फ्री बॉडी डायग्राम से स्टूडेंट्स आपको बहुत सारी कमाल की चीज़ें सीखने को मिलेंगी।
ठीक है, अब हम बनाते हैं स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम सिस्टम मान रहे हैं स्ट्रिंग को। अब हमारा सिस्टम है स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखिए स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, बहुत मज़ेदार है ये स्ट्रिंग हमने बना दी। अब स्ट्रिंग के ऊपर छत के कारण एक फोर्स लग रहा होगा। छत जो है वो इस स्ट्रिंग को अपवर्ड डायरेक्शन में खींच रही होगी एक फोर्स से। ये फोर्स हो जाएगा T2, क्योंकि जो अपर स्ट्रिंग है उसके अंदर फोर्स हमने कितना माना है, T2 माना है। तो स्ट्रिंग के अपर एंड पर छत उसको जो खींच रही होगी, सीलिंग, वो T2 फोर्स से खींच रही होगी। जिस पॉइंट पर आदमी ने पकड़ रखा था स्ट्रिंग को, आदमी के ऊपर स्ट्रिंग के कारण फोर्स आ रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन, तो इसका रिएक्शन स्ट्रिंग के ऊपर आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन। तो स्ट्रिंग के ऊपर आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन। ये वही फ्रिक्शन का रिएक्शन है जो कि स्ट्रिंग के कारण आदमी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में आया था। और स्ट्रिंग का जो लोअर एंड है उसको नीचे की तरफ ब्लॉक खींच रहा होगा T1 से। तो ये हमारे पास में आ गया स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को ये सब बातें इतनी डिटेल में पता नहीं रहती, जिसके कारण उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में गैप्स बने रहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमने स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, हमने ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, हमने मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे आप एक और चीज़ें देख सकते हो कि स्ट्रिंग को तो इन जनरल हम मासलेस मानते हैं, आइडियल स्ट्रिंग को हम मासलेस लेते हैं। तो अगर आप ये वाले पॉइंट को कंसीडर करो, पॉइंट ए जहाँ पर मैन ने स्ट्रिंग को पकड़ रखा था, तो अगर आप इस पॉइंट के ऊपर फोर्सेस को बैलेंस करो तो आपके पास में क्या इक्वेशन आएगी? आपके पास में इक्वेशन आएगी T2 विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस T1, ये आएगी। यानी कि T2 जो होगा वो T1 से बड़ा होगा। ये चीज़ हमको एक तो समझ में आती है। दूसरी बात यहाँ से हमको ये समझ में आती है कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी T2 माइनस T1। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हमको यहाँ पे समझ में आती है। तो देखो इसीलिए होता है, मैंने देखा है अक्सर क्या होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू T2 माइनस T1 आ गई। अब अगर आप आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम गलत भी बना दो और आप आदमी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में T2 लगा दो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में T1 लगा दो फ्रिक्शन लगाने की जगह, तो भी आपके पास में इक्वेशन सेम बन जाती हैं, जिसके कारण स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कंसेप्चुअली गलत किया है, क्योंकि आंसर सेम आ जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू T2 माइनस T1 के बराबर ही आ रही है। लेकिन कंसेप्चुअली ये जो मैंने आपको बताया है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और आप आदमी के ऊपर टेंशन नहीं लगा सकते, आदमी के ऊपर तो आपको फ्रिक्शन ही लगाना होगा। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इन जनरल स्टूडेंट्स को नहीं पता है। यहाँ पे हमने आदमी का, ब्लॉक का और स्ट्रिंग का, तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस किए। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में एक ये स्फीयर है जो कि दो दीवारों के बीच में फंसा हुआ है। लेट्स से ये है दीवार A, ये है दीवार B। तो हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो देखो नॉर्मल कॉन्टैक्ट जो फोर्स होता है वो हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से एक नॉर्मल ऐसा आएगा, नीचे से एक नॉर्मल आएगा इस तरीके से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा mg, और राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में ये f तो आ ही रहा है। तो ये हमारे पास में बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम इस स्फीयर का। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ये रॉड है जो कि दो दीवारों के बीच में टिकी हुई स्टेशनरी खड़ी हुई है। ठीक है, ये एक रॉड है, लेट्स से इस रॉड का मास जो है वो m है। जो साइड वॉल है ये स्मूथ है, जो ग्राउंड है वो रफ है। अब हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा, जो वॉल है उसके कारण एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट आएगा, क्योंकि जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट होता है वो कॉन्टैक्ट सर्फेसेस के परपेंडिकुलर होता है। तो मान लेते हैं ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट N1 है। ग्राउंड से एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट आएगा, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट N2 हो गया। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा mg का, इसको हम यहाँ पे mg इंडिकेट कर देते हैं। ये सरफेस रफ है, इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब ये सरफेस अगर रफ है तो ये रॉड को स्लिप होने से रोक रहा होगा, तो एक फ्रिक्शन का फोर्स भी आएगा। फ्रिक्शन के फोर्स को अलग कलर से इंडिकेट कर देते हैं, ये हो जाएगा फ्रिक्शन का फोर्स, Fr का मतलब है फ्रिक्शन। तो ये हमारे पास में बन गया फ्री बॉडी डायग्राम इस रॉड का। जो वॉल है उसके कारण कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा क्योंकि वॉल स्मूथ है। तो ये हमारे पास में फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। ये एक और हमने अच्छा एग्जाम्पल देखा। ठीक है, फिर अब ये है लास्ट एग्जाम्पल। ये काफ़ी मज़ेदार एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास में मान लीजिए दो पेंसिल्स हैं, ये है पेंसिल 1, पेंसिल 2 और ये है पेंसिल 1। ये हमारे पास में दो पेंसिल्स हैं। इन दोनों पेंसिल्स के जो निब है ये आपस में कॉन्टैक्ट में आ रही है। तो हमको बताना है कि निब का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा पेंसिल 1 का। पेंसिल 1 का जो निब है, पेंसिल 1 का जो निब है उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, ये हमको बताना है। या फिर पेंसिल 1 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन थोड़े बहुत हैं लेकिन वो अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होते हैं।
तो यहाँ पर हमको पेंसिल 1 के निब का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि पेंसिल 1 और पेंसिल 2 की जो निब आपस में कांटेक्ट में आ रही है, वहाँ पे हमको ये नहीं पता है कि उनका जो कॉमन कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, क्योंकि हमको पता है कि कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही नॉर्मल कांटेक्ट आता है, और यहाँ पे जो फोर्स आएगा पेंसिल 1 और पेंसिल 2 के बीच में वो एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ही होगा। और हमको इसमें ये बात समझ में नहीं आ पाती कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि कांटेक्ट सरफेस ही आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। बहुत छोटे सरफेसेज हैं, निब हैं, जो आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं। तो जब भी आपको ऐसा केस मिले जहाँ पे आपको कांटेक्ट सरफेस क्लियरली आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो रहा हो, इस तरीके का कोई केस मिले, तो वहाँ पे आप क्या करो, आप ये जिद छोड़ दो कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि नॉर्मल कांटेक्ट कहाँ होगा, बल्कि उसकी जगह आप क्या करो कि नॉर्मल कांटेक्ट के दो कंपोनेंट्स बना दो। कि लेट्स से एक्स डायरेक्शन में जो नॉर्मल कांटेक्ट आ रहा होगा, नॉर्मल कांटेक्ट का जो एक्स कंपोनेंट आ रहा होगा वो एन एक्स है, और नॉर्मल कांटेक्ट का जो वाई कंपोनेंट आ रहा होगा वो एन वाई है। तो ये हमने दो नॉर्मल कांटेक्ट के कंपोनेंट्स बना दिए। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं बीच में आ जाएगा, एन। ये वो एन है जो कि पेंसिल 1 के ऊपर पेंसिल 2 के कारण लग रहा होगा, और उसको हमने दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करके इंडिकेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमको एन का डायरेक्शन तो पता नहीं है, अब हम एन एक्स और एन वाई के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एन एक्स और एन वाई वैल्यूज अगर हमको मिल जाएंगी तो हम वेक्टर की नॉलेज से एन की वैल्यू निकाल लेंगे और उसका डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। इस तरह से ये किया जाता है। अब हमको पता है कि अगर पेंसिल 2 के कारण पेंसिल 1 के ऊपर अगर नॉर्मल कॉन्टैक्ट इस तरीके का आ रहा है, तो इसका रिएक्शन जो पेंसिल 1 के कारण पेंसिल 2 के ऊपर आएगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, उसको भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो अगर हम पेंसिल 2 को कंसीडर करें तो पेंसिल 2 के ऊपर एन वाई आ जाएगा इस डायरेक्शन में, एन एक्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और इनका जो रिएक्शन होगा वो एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट आ जाएगा एन के। तो ये हमारे पास में फ्री बॉडी डायग्राम बन गया पेंसिल 2 के निब का। तो हमने सारे के सारे फ्री बॉडी डायग्राम्स जितने एग्जाम्पल थे वो सारे कवर कर लिए। तो देखिए कितने मज़ेदार हमने एग्जाम्पल्स किए हैं। इन सारे एग्जाम्पल से हमको फ्री बॉडी डायग्राम की कितनी अच्छी और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को और इन कंसेप्ट्स को आप रिवाइज कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि अगले वीडियो से हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है और उन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे और आने वाले नए वीडियोज़ में, जिसके अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।